अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मेट्रो लाइट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फरहा औरंगजेब। हमेशा की तरह आप रोजाना सुबह हमें अपनी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। आज मंडे का दिन है, एनर्जी से भरपूर और बिल्कुल एनर्जेटिक आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि स्टोरीज जो है ना आज बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी इंफॉर्मेटिव भी हैं और कुछ कुछ नई नई तब्दीलियां अब हमें नजर आ रही है, खास करके जिस तरह सर्दी पड़ी है। आज मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि स्वेटर क्यों पहन लिया, तो मैंने कहा भाई अब हम कराची में रहने वाले स्वेटर्स का इस्तेमाल करने लग गए हैं और आने वाले दिनों में भी हो सकता है इससे ज्यादा जैकेट्स और भी हमें लगता है कि जी अब जब सर्दी बढ़ जाएगी तो कॉफी और इसके साथ साथ चाय और तमाम चीजों का इस्तेमाल भी ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। वही सबसे पहले आज की हम स्टोरी के ऊपर जाएंगे और आज की जो नई हमारी अभी की स्टोरी है उसके हवाले से हम बात करेंगे। और जो सबसे पहली हमारी स्टोरी है, या अगर हम आज के दिन के बारे में, तो पहले हमने बात नहीं की आज के दिन के बारे में। आज के दिन के बारे में पहले हमने बात जी आज के दिन के बारे में हम बात करते हैं। और 12 जनवरी का दिन है। 12 जनवरी का दिन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है ये दिन, तो आज का दिन क्या है भाई? आज का दिन है कौमी फार्मासिस्ट, हम इसको दिन कह सकते हैं। डॉक्टर्स का दिन है। डॉक्टर्स का, दवाइयां बनाने वाले जो दुनिया भर में जो जान बचाने के लिए अद्वियात बनाई जा रही हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या जो भी लोग उसमें काम करते हैं, तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हम उनको एक खिराज तहसीन भी पेश करेंगे क्योंकि आज फार्मासिस्ट कौमी दिन मनाया जा रहा है, यानी कि नेशनल फार्मासिस्ट डे मनाया जा रहा है। और जैसे कि आप सबको ही पता है जनवरी का महीना है, कौमी फार्मासिस्ट डे। हर साल मुल्क भर में तमाम फार्मास्यूटिकल्स को तस्लीम करने और उनको एजाज जो है ना वो दिया जा रहा है। फार्मासिस्ट का किरदार कई सालों में बदल गया है। जहां एक बार उन्होंने क्लासिक की चाटना चेहरी और डालो डिस्पेंसरी के तौर पर काम किया, अब वो सेहत की देखभाल करने वाली टीम एक मरबूत रुकन के तौर पर काम करते हैं। फार्मासिस्ट अक्सर मरीजों की देखभाल में बराह रास्त मुलव्वस होते हैं और मरीज की सेहतियाबी में भी अहम किरदार अदा करते हैं। क्या बात है। अच्छा, डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों अलग अलग हैं। डॉक्टर वो है जो कि दवाई लिख के देता है और फार्मासिस्ट वो है जो कि रिकमेंडेशन दे रहा होता है कि कौन कौन सी दवा किस एज के ब्रैकेट्स में लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दवा साजी का शोबा, जिसमें हमने गुज़िश्ता लास्ट जो हमारा प्रोग्राम था उसमें भी बताया था कि सेहत के शोबे में जहां काम हो रहा है, कैंसर के हवाले से इलाज हो रहा है, वहीं हमने देखा कि जी मेडिसिन के हवाले से फंड भी जो है ना उसका एक महकमा बनाया जा रहा है। ऐसे में बताया जाता है कि तारीखी तौर पर फार्मासिस्ट बुनियादी तौर पर मरीज की तजवीज करदा अद्वियात के लिए डॉक्टरों को दवाएं चेक करते हैं और तकसीम करते हैं। जदीद दौर में फार्मासिस्ट मरीजों और सेहत की देखभाल फराहम करने वालों को नुस्खों के इंतखाब, खुराकों, इसके अलावा ज़िमनी असरात के बारे में मशवरा भी देते हैं। मजीद उन्होंने ये भी बताया कि उनके किरदार में तजवीज़ कुनंदा और मरीज के दरमियान एक सीखा हुआ सालिसी किरदार जैसे होता है, इस तरह दोनों के बीच में, डॉक्टर और मरीज के बीच में जो शख्स है वो है समझ ले फार्मासिस्ट, जो कि खास करके बेहतरीन अद्वियात बता रहा होता है कि जी ये अद्वियात ज्यादा जरूरी है या ये वाली अद्वियात अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे ये फायदा होगा। तो इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। और आज के दिन जैसे कि बहुत सारे जो तलबा और तलबात हैं जो कि फार्मासिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं या जो कि अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो आज के दिन स्पेशली उनको आगाही के लिए सेशंस का इनकाद किया जाता है, सेशंस रखे जाते हैं। और ये बहुत ही अहम शोबा है क्योंकि जाहिर है दवाइयां जो है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो इसी तरह से मैं और मुख्तार भी, हम लोग भी इस शोबे से जितने भी लोग मुंसलिक हैं हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जहां तलबा की बात आई है तो फिर सर्दियों की बात आएगी, और सर्दियों की बात आएगी तो फिर मैं वही कहूंगा कि जी प्रोग्राम के स्टार्ट से पहले फराह मुझसे यही कह रही थी, आज आप क्या यूनिफॉर्म पहन कर आए? आप तो लग रहा है आप किसी कॉलेज जा रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगा क्योंकि मुख्तार को आज देख के मैं थोड़ा सा हैरान हो गई। मैंने कहा क्या पहन के आए? मैंने कहा कभी कभी कुछ चेंज भी होना चाहिए। और आज के दिन के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं तो आज एक और अनाउंसमेंट सामने आई है जिससे बताया जा रहा है खास करके तलबा के लिए, क्योंकि सर्दी में इजाफा हो गया है। अब सर्दी में इजाफा हो गया है तो ऐसे में बच्चे सुबह सुबह, आपने पता कितना ठिठुरते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। सुबह सुबह बच्चों को जो है वो खांसी नजले वाला भी मामला, आपको पता है पूरा मौसम चल रहा है ऐसा ही। अब सुबह सुबह कितना ज्यादा प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है बच्चों के लिए, खास करके सुबह सुबह उठाना। तो ऐसे में हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया है। हुकूमत की तरफ से एक अनाउंसमेंट सामने आई है, कहा जा रहा है कि सर्दी में इजाफा हो गया है जिसकी वजह से वजीर तालीम सिंध ने स्कूल खुलने के औकात कार तब्दील कर दिए हैं। कराची में वजीर तालीम सिंध ने स्कूलों में आमद के औकात कार को तब्दील कर दिया है। इस हवाले से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी और निजी स्कूल सुबह 9 बजे खोले जाएंगे। लेकिन अब एक फायदा तो ये नजर आ रहा है फराह कि 9 बजे बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। आपको पता है सुबह सुबह जब 9 बजे ड्यूटी टाइमिंग होती है, बिजनेस आवर्स होते हैं, तो वैसे ही ट्रैफिक ज्यादा होता है। तो इसका मतलब अब आज के दिन सुबह सुबह जब हम आए हैं तो आज भी आपने देखा कि कितना ट्रैफिक ज्यादा है, क्योंकि देखिए ऑफिस की टाइमिंग्स भी 9 बजे की हैं और स्कूल की टाइमिंग्स भी अगर
अगर 9 बजे की हो जाएंगी तो ट्रैफिक का निजाम थोड़ा सा मुतासिर जरूर हो जाएगा। कि कोशिश ये करनी चाहिए हुकूमत को कि इसके लिए भी कोई ना कोई इकदाम करे कि जहां सभी की टाइमिंग एक है, या तो फिर ऐसा कीजिए बिजनेस आवर्स वालों को थोड़ा 10 बजे का, क्योंकि ठंड तो ज़ाहिर पूरे मुल्क में ही है, तो थोड़ा सा उनको भी रिलीफ मिल जाए। बच्चों को तो रिलीफ हमें देना ही देना है, क्योंकि ज़ाहिर इतने छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो मुख्तलिफ, एक तो इस मौसम में अजीब अजीब किस्म के वायरसेस आ जाते हैं, फिर जैसे इन्फ्लुएंजा की हम बात कर रहे थे या नज़ला खांसी जुकाम की हम बात कर रहे थे, तो छोटे बच्चे बहुत ज्यादा मुतासर होते नजर आते हैं इस चीज से। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है जो सिंध हुकूमत की जानिब से लिया गया है। इन्होंने बताई है कि खास करके जो इन्होंने किया है, लाइक 9 बजे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो अब छुट्टी के औकात का अगर किसी की 1 बजे छुट्टी होती है तो ऐसा नहीं कि 2 बजे होगी, छुट्टी वही 1 बजे होगी। मतलब जो समझ लें कि स्कूल्स के आवर्स हैं वो 1 घंटा कम कर दिए गए हैं, इसलिए अगर किसी की 12 बजे छुट्टी होती है तो परमानेंट टाइमिंग वही 12 बजे छुट्टी है, लेकिन सुबह जो स्कूल के टाइम्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। वो बताए जा रहे हैं कि जी सुबह 9 बजे स्कूल बच्चों ने आना, तो बच्चों के लिए वैसे ही मजे वाले दिन हो गए। और सर्दियां तो बच्चे वैसी छुट्टियां करने के लिए जो है ना को सोच रहे होते हैं कि खास करके जो है ना वो छुट्टी कर ली जाए। वहीं दूसरी जानिब दोबारा से सर्दी की बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं सर्दियों के हवाले से, और खास करके सर्दी की लहर की अगर बात करें तो मुल्क में सर्दी की शदीद लहर जारी है। हुंजा में पारा -20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अब आप भी सारी पूरी जारी हमने देखा है कि जी बैरून मुल्क भी गई हैं और इसके साथ साथ अब नॉर्दर्न एरियाज भी जाती रहती हैं। ऐसा ही, लेकिन देखिए वहां पे तो अगर हम अभी के मौसम की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न एरियाज में वैसे भी बड़ी ठंड होती है, तो अब वो और इजाफा हो जाता है। अब तो बर्फबारी है, अब बर्फबारी है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दिखाए जा रहे हैं, जिस तरीके से कि सारी जो रोड है वो सफेद कलर के हो गए हैं, समझ लीजिए जितने पहाड़ उन्होंने लगता है कि व्हाइट कलर की कोई ओढ़नी ओढ़ रखी है। 3 से 4 फीट की जो है हम देख रहे हैं कि जी बर्फ जो है ना वो 3 से 4 इंच की बर्फ फिट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारे मामला सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आर्मी मौसमी वेबसाइट के मुताबिक हुंजा में कम से कम -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हुआ, जबकि इतवार के सुबह सवेरे कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में कहा कि इधर गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में हुंजा और अस्तूर के बलाई इलाकों में खून जमाती सर्दी है, जिसके बाइस निजामी जिंदगी मुतासिर हो रहा है। अच्छा, एक और मामला देख रही है फरा के, इससे पहले भी हमने देखा कि गुज़िश्ता 2019 और 20 की अगर बात करें तब भी शदीद सर्दी थी और कितना बड़ा नुकसान हुआ था, जिसमें लोग एक तो सयाहती मकामात पे जाने का इस वक्त क्यों इरादा करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इस वक्त स्किप कर देना चाहिए। वो लोग जो कि खास करके कराची से, लाहौर से, ऐसे इलाकों से जहाँ पे गर्म कम होती है, हाँ, जहाँ पे सर्दी ज्यादा होती है, सर्दी कम होती है और गर्मी ज्यादा होती है। मुल्क के बालाई इलाकों में जहाँ ठंड में इजाफा होता है तो वहाँ उसका असर फिर दूसरे शहरों पर भी पड़ना शुरू हो जाता है। जाहिर है जैसे कराची में बहुत ज्यादा ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, हैदराबाद या इससे भी अंदरूनी से वैसे ही बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो ऐसे में घूमने फिरने का जो टाइम है ना वो थोड़ा सा प्लानिंग जो है वो देखभाल के करनी चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम मैं तो देखभाल के प्लानिंग करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये है, आपको बताना जरूरी है कि एक जरीदे में खास करके मौसमियात का एक हम कहेंगे कि जी एक मैगजीन है जिससे मैंने कल ही एक न्यूज पढ़ी और उसमें बताया गया कि जी फरवरी के लास्ट तक कराची का मौसम ऐसा ही रहेगा। हाँ? जी, ये गैर मुसद्दिका ज़राए हैं, ये मुसद्दिका जी ये मुसद्दिका ज़राए नहीं है, गैर मुसद्दिका ज़राए, लेकिन ये मैंने पढ़ा तो मैंने कहा आप लोगों तक जरूर पहुंचाएं। ऐसा हो तो कराची वाले बड़े खुश हो जाएंगे, बोलेंगे भाई वाकई में बड़ा जबरदस्त मौसम है और ऐसे में जो ना फिर रमजान भी अच्छे से गुजरेंगे। वैसे भी सर्दी वाले रमजान बहुत कम आते हैं, आपने देखा होगा। मुझे लगता है याद है कि मेरी बिल्कुल बचपन में जो है ना आए थे और उसके बाद अब ये आ रहे, तो ये सारे सिलसिले तो चल रहे होते हैं। अच्छा, अब जहाँ बात आ रही है कि जी सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में चाय तो बिल्कुल होनी चाहिए, पिए आप, ठंडी आपकी हो जाती है, हम तो हो जाती है जी, मैं तो फौरन पी लेती हूँ। ठीक है जी। चाय के हवाले से कुछ है हमारे पास स्टोरी? बिल्कुल, हमारे पास चाय के हवाले से, चाय के जो शौकीन लोग हैं ना उनके लिए बड़ी अच्छी एक मैं स्टोरी आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि दिन में जो बहुत दफा चाय पीते हैं, जैसे हम पी जाते हैं 5, 6, 8 कप, जितने भी आप पी सकते हैं, जितने भी। मुझे तो जब भी कोई ऑफर करता है मैं उसे मना नहीं करता, मैं भी हाँ करती हूँ, मैं मना नहीं कर सकती चाय को, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा है, स्टोरी बता दो। ऐसा है कि दिन में कई बार चाय पीने वाले अफराद के लिए चाय की खुशबू वाला परफ्यूम जो है वो मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। चाय पीने के शौकीन अफराद के लिए बड़ी खबर आ गई है। अब उन्हें चाय की तलब हो तो वो चाय पीने के बजाय उसकी खुशबू वाला परफ्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये लिंक बन नहीं रहा, क्योंकि चाय पीने का जो मजा है वो लगाने का कैसे मजा होगा? उसमें जो स्मेल आती रहेगी ना तो वो आपको ऐसा फील होता रहेगा कि आप चाय पी चुके हैं या पी रहे हैं। अच्छा, आपने अब ये बात तो कर दी, लेकिन यहाँ पे आप देखें जब कभी हमें चाय की बहुत तलब हो रही होती है और हमें पीना होता है चाय, और चाय जो है वो चूल्हे पे चढ़ी हुई है, उसमें से धुआं भी निकल रहा है, खुशबू आ रही है, क्या आपको लगता है कि आप समझते हैं कि आपने चाय पी ली हो?
नहीं ना, देखो तो जब तक हम पी नहीं ले, हाँ, कि जब तक कि हम पी ना लें तब तक के मतलब, लेकिन जो प्राडा ने एक अच्छा सुन, तो पूरी स्टोरी तो सुन लेना। ऐसे कि चाय पीने वाले जो शौकीन है ना, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। लग्जरी ब्रांड बनाने वाली नामवर कंपनी प्राडा ने चाय से मुतासिर होकर परफ्यूम लॉन्च किया है। प्राडा ने इन्फ्यूजन डे सेंट्रल चाय नामी परफ्यूम लॉन्च किया है, जो भारत चाय से मुतासिर है। ऐसे लोग जो दिन में कई बार चाय पीते हैं, चाय के बगैर रह नहीं सकते हैं, ये परफ्यूम यकीनन उनके लिए काफी जो है ना करामत साबित हो सकता है। क्या बात है भाई, जबरदस्त ये तो मामला सामने आया है। और आज जो है मैं मुराद का बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा, और मुराद ने आज हमारा जरा हेयर स्टाइल बनाया, तो मैंने कहा चले भी थोड़ा सा मुख्तलिफ हेयर स्टाइल भी होना चाहिए। हाँ। काफी दिनों से फरा भी यही शिकायत मुझसे कर रही थी कि भाई आपका जो हेयर स्टाइल है ना, वो आप एक ही तरह का बना हुआ, तो थोड़ा चेंज करें। तो मुराद बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने आज हमारे बाल बनाए हैं, और इसके लिए भी हम देखेंगे कि जी क्या क्या आज कॉलेज बॉय वाली लुक आ रही है मुख्तार को देख के। बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे भी याद आ रहा है अपना कॉलेज का जमाना याद आ गया। अच्छा जी भाई, सोशल मीडिया पे एक और हम बता रहे हैं कि जी जो 8 जनवरी को एक बड़ा ऐलान किया गया लग्जरी ब्रांड की जानिब से, उसके हवाले से बताया जाता है कि जी वेबसाइट के मुताबिक जो इन्फ्यूजन डिसेंट चाय अब डिसेंट है या डिसेंट होगा, डिसेंट है। चले भाई, ये जबरदस्त है। खुशबू की खुसूसियात, कॉफी, उसके साथ साथ अछूते अंदाज में बयान की गई है। जैसे ये परफ्यूम क्रीमी संदल को चाय और लट्टे के मसालेदार नोटिस के साथ जोड़ता है। अच्छा, जिस तरीके से हम देखते थे ना कि लेदर वाली परफ्यूम आते थे, लेदर की थोड़ी सी खुशबू है, संदल की उसमें खुशबू। अच्छा, ये एक मुझे लगता है मिक्सचर है। हाँ। इसमें टी, मतलब आप देखें टी ट्री भी होगा, इसमें हम ये देख रहे हैं कि जी दूसरी संदल जो हो गया, संदल हो गया, आप, हाँ, बिल्कुल 2-3 ऐसी चीजें मिलाई हुई होंगी कि जिसकी वजह से इसकी खुशबू और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो चले भाई, ये तो वो तमाम लोग जो कि चाय पीने के शौकीन हजरात हैं उनके लिए अच्छी खबर तो है, लेकिन उसके साथ अब मसला ये आएगा कि क्या ये लोग खरीद भी पाएंगे। प्राडा पाकिस्तान में अवेलेबल है। वैसे भी लग्जरी ब्रांड्स जो होते हैं उनकी कीमतें काफी ज्यादा, लेकिन अब पाकिस्तान के ब्रांड्स भी काफी अच्छे आ गए, और हम ये देख रहे हैं कि लेकिन हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ऐसे कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है ना, वो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो बाहर कोई अगर जा रहा है या वहां से कोई अगर आ रहा है तो आप उनके थ्रू मंगा सकते हैं, या तो ऑनलाइन भी शायद आपको अवेलेबल हो। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी हम ये भी देख रहे होते हैं कि जी लग्जरी ब्रांड की अगर बात करें या हम परफ्यूम की कीमतों की बात करें, तो लोगों का एक रुझान है, अगर परफ्यूम भले जैसा भी हो, लॉन्ग लास्टिंग हो या ना हो, लेकिन अगर परफ्यूम की कीमत ज्यादा है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये चीज बहुत ज्यादा लग्जरी होगी। हालांकि ऐसा नहीं। इसी तरह एक और ब्रांड है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसके लिए लोगों की बड़ी कंप्लेंट्स आ रही है। शुरू में उनका जो एक मोटिव था वो ये था कि वो सस्ते पैसों में अच्छे कपड़े देंगे, लेकिन अब वो अच्छे कपड़े तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही है। तो जी ऐसा ही है, आगे बढ़ेंगे और अफसोसनाक खबर भी शामिल करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अब अपने प्रोड्यूसर से पूछ, प्रोड्यूसर्स क्या हमें ब्रेक पे जाना चाहिए? पूछ लेते हैं, हम ब्रेक पे चले जाते हैं, नहीं तो नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अच्छा जी, दूसरी जानिब जो है हम ये देख रहे हैं कि एक और हादसा जो कि सर्दी के मौसम में रोनुमा हुआ है, और ये हादसा जो है वो हम अगर इसकी बात करें तो ये हादसा इस्लामाबाद में हुआ है। और वैसे हम देखते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जहाँ पे सर्दी जब बढ़ जाती है तो ऐसे में लोग हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, लोग अपने घरों में गैस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोयले जला रहे होते हैं, लकड़ी पे खास करके आग लगा के जो है सुलगाने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो वार्म रहे। ऐसे में इस्लामाबाद में भी, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है, इवन कि वहाँ शाम 5 बजे के बाद अगर आप बात करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से, तो आपके मुंह से जो है ना वो समझ लें कि सर्दी वाले जो भपके होते हैं वो निकल रहे होते हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि एक शादी का घर है जहां बहुत सारे लोग आए हुए थे। अब सर्दियों की शादी वैसी हर कराची हो गया या इस्लामाबाद हो गया, हर शहर के लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन ऐसे में जो बात सामने आ रही है वो बता रहे हैं कि गैस लीकेज का एक वाकया रोनुमा हुआ है। सिलेंडर क्योंकि ब्लास्ट हो गया है, अब जब ज्यादा लोग आए हुए थे तो उन्होंने सोचा कि जी हीटर्स इतने ज्यादा काम नहीं करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी के भी इशू ज्यादा होते हैं, तो उन्होंने सिलेंडर्स के जरिए जो है वो आग लगानी शुरू की, और ऐसे में लीकेज गैस हो गई, जिसके बाइस एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। हादसे में ये भी बताया गया है कि जी जो शादीशुदा कपल था वो भी जाँ भाग हो गए। 8 अफराद बताए जा रहे हैं कि 8 अफराद ऐसे हैं जो कि इस वक्त इस जहाने फानी से रुखसत हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि G72 आबपारा में शादी वाले घर में गैस लीकेज के बाइस धमाके से दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद दम तोड़ गए हैं। धमाके के नतीजे में इमारत भी गिर गई, जिसके मलबे से दबे हुए अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया है। बताया जा रहा है चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा के मुताबिक सुबह 7:20 पर धमाके की इतला मिली। अब तक 8 अमवातें हो चुकी हैं, 12 अफराद जख्मी बताए गए हैं, जबकि जख्मियों में से किसी की जान
खतरे में नहीं है। मजीद उन्होंने बताया कि धमाका गैस लीकेज के बाइस पेश आया है। सर्दियों में इस किस्म के वाकयात होते हैं। शहरियों से दरखास्त है कि रात के वक्त गैस इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तमाम लोग जो कि नॉर्दर्न एरियाज में हैं, वो तमाम लोग जहाँ पे अब टेम्परेचर कम हो रहा है और वो अगर गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई आप कोयले जला लें, लकड़ी जला लें, लेकिन इस तरह का ना करें जिससे गैस का एक बात ये भी तो है ना मुख्तार, सर्दियों का मौसम होता है, जाहिर सी बात है, और फिर शादी वाला घर है तो हजार काम भी होते हैं, फिर मेहमान भी रुके होते हैं, तो गैस का इस्तेमाल भी ज़ाहिर कर ही रहे होते हैं। और सर्दियों में वैसे ही हमारे यहाँ गैस की लोड शेडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो मजबूरन सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन एहतियात के साथ करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। किसी भी जानी नुकसान से बचने के लिए आप एहतियात करें और लकड़ी का चूल्हा इस्तेमाल करें, या अंगीठी, जैसे पहले के जमाने में अंगीठी हुआ करती थी तो आप घर में एक छोटी सी अंगीठी बना के रख लें। लेकिन वही बात है कि लकड़ी पे अगर आप खाना बनाएंगे इस तरह तो उसमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी जानिब हम बढ़ेंगे एक नेक्स्ट स्टोरी की जानिब, और दूसरी स्टोरी भी हमारे पास शहर कराची से है। शहर कराची में क्या होने के लिए जा रहा है इसके ऊपर हम आपको बताएंगे कि इस साल KMC शहर में 46 अरब रुपए खर्च करेगी। मतलब अभी तक जो खर्च हुए हैं वो तो हो गए, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर हुआ, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो 86 अरब रुपए बताए जा रहे हैं। हमने कहा था ना कि 2026 हुकूमत सिंध की जानिब से तरक्याती साल बताया गया है। तो भाई क्या क्या नई हमारे पास डेवलपमेंट्स आ रही हैं इसमें? इसमें यह है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि इस साल कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन यानी KMC शहर में 46 अरब रुपए खर्च करेगी। अपने बयान में मेयर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि ओल्ड सिटी एरिया को जदीद शहरी सहूलियात से आरास्ता करना अव्वलीन तरजीह है। चंद हफ्तों में पानी की फरहमी के लिए भी काम शुरू कर दिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि ओल्ड सिटी एरिया में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद भी रख दिया है। उन्होंने मजीद बताया कि पानी चोरी पर स्पेशल कोर्ट बनाएंगे, चोरी में मुलविस प्राइवेट और सरकारी अफराद की खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। क्या बात है भाई, ये बहुत अच्छा इल्जाम है। एक जानिब हम ये देखना है कि जी 46 अरब रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे में अब उसकी निगरानी के लिए जो है ना वो कह रहे हैं कि जी एक कोर्ट बनाने का फैसला भी किया जा रहा है। तो भाई जबरदस्त इकदाम है, हम मुर्तज़ा वहाब के इस इकदाम को सराहते भी हैं, लेकिन जो 46 अरब रुपए के मंसूबे बताए जा रहे हैं, काश के ये पूरे 46 अरब रुपए कराची के तरक्याती कामों पर खर्च हो जाए तो हमें कराची भी स्विट्जरलैंड की तरह नजर आने लग जाएगा। यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक में जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे हमारा प्रोग्राम। इसका नाम है मेट्रो लाइट। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बातचीत हो रही थी कराची में तरक्याती मंसूबों के हवाले से और उनकी बरवक्त तकमील के हवाले से, और इसी तरक्की की बात हो रही है और हम चीज़ों में तब्दीली की बात करें तो अब जो हम बात करने वाले ना वो भी बहुत ज़बरदस्त स्टोरी हमारे पास है। पाक बहरिया के हवाले से बहर अरब में ज़मीन से फिजा तक मार करने वाला मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया है। पाक बहरिया ने शुमाली बहर अरब में ज़मीन से फिजा तक मार करने वाले LY-80 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। तफसीलात के मुताबिक ISPR की जानिब से बयान में कहा गया कि पाक बहरिया ने शुमाली बहर अरब में जदीद तरबियती मशक़ें करते हुए ऑपरेशनल और जंगी तैयारी का मुजाहरा किया है। क्या बात है भाई। दूसरी जानिब आपको बताएंगे पाक बहरिया के हवाले से, जहां तफसीलात के मुताबिक ISPR की जानिब से बयान में कहा गया कि पाक बहरिया ने शुमाली बहर अरब से जदीद तरबियती मशक़ें करते हुए ऑपरेशनल और जंगी तैयारी का मुजाहरा किया है। ऐसे में मिसाइल को वर्टिकल LY-80 मशकों के दौरान जमीन में से फिजा की तरफ मारने वाला लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए कामयाबी से फायर किया, जिसने फिजाई हदफ को मुकर्ररा हदफ पर भी निशाना बनाया है। तो बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। जंगी साजो सामान की बात करें, हम वैसे ही मैदान में आगे आगे नजर आ रहे हैं एशिया में। ऐसे में अब जहाज जो है वो हमसे खरीदे भी जा रहे हैं। जहाज़ों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोग हमारे पास दुनिया भर से आ रहे हैं, और ऐसे में हम जदीद तकाज़ों को पूरा करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पर इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि जी एक मिसाइल का मामला जिसमें उसका जो एक हदफ मुकर्रर किया गया था, उस हदफ को एक्यूरेसी के साथ जो है ना हदफ को अबूर किया गया है। तो इस तरह की जो अब जदीद टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, जिस तरीके से काम होता है वो दिखाई दे रहा है, तो बड़ी खुशाइन बात है पूरे पाकिस्तान के लिए, जाहिर पूरी दुनिया में नाम हो रहा है। और पाक बहरिया हो, पाक फौज हो, बर्री बहरी फिजाई तमाम अगर हम सूरत हाल देखें, वहाँ पे बरजमान होने वाले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को हम कराची तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली उनकी बदौलत ही सब उनके हम कहेंगे कि उनके सर ही जाता है सब कुछ, क्योंकि उनकी बदौलत हम देख रहे हैं कि सारी हमारी जो अफवाज हैं, चाहे वो बहरी अफवाज हों, बर्री अफवाज हों, या हम कहें कि हमारे जो फौजी दस्ते हैं हम उनकी बात करें, तो हम बैरूनी अंदरूनी जहाँ दहशतगर्दी का शिकार हैं वहीं से नंबरदाजमा होने के लिए हम उनको सलूट पेश करते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टोरी के जानिब, और जो नेक्स्ट स्टोरी है उसमें भी बताया जा रहा है खास करके अब हम दुनिया की पहली एक और
1 किलोमीटर के हवाले से कुछ बात करने जा रहे हैं जी। दुनिया ऐसा ही है क्योंकि देखिए दुबई जो है ना वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के हवाले मिसाइल के ऊपर गए थे, इतने ऊपर आए, अब हम दोबारा से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हम अब हमारी रफ्तार जो है वो किलोमीटर्स के हवाले से, क्योंकि दुनिया जो है, दुनिया में दुबई जो है ना वो अपनी बुलंद बाला इमारतों की वजह से बहुत मशहूर है। जैसे और दुनिया में बुर्ज खलीफा की अगर हम बात करें दुबई में, तो उसके बाद या इसकी जब तामीर हो जाएगी तो फिर ये पहले नंबर पर आ जाएगा। ऐसा है कि दुनिया की पहली 1 किलोमीटर बुलंद इमारत अब तक कितनी तामीर कर ली गई है। दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा 2010 से दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है, मगर बहुत जल्दी ये रिकॉर्ड उससे छिन जाएगा। सऊदी अरब का जद्दा टावर तेजी से तामीराती मराहिल से गुजर रहा है और अब तक इसकी 80 मंजिलें तैयार कर ली गई हैं। और जद्दा टावर की तामीर का काम शुरू हुआ था, मगर कई बरस से काम रुका हुआ था। 2013 में शुरू हुआ था, मगर अब 2025 में जद्दा टावर का काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। जब ये इमारत मुकम्मल हो जाएगी तो ये दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में शामिल होने लगेगी। क्या बात है भाई, जबरदस्त। जद्दा टावर को एड्रियन स्मिथ प्लस गोल्डन गोल नामी कंपनी तामीर कर रही है और इसके साथ साथ बताया जा रहा है, इसकी दिलचस्प जो बात है वो ये है कि बुर्ज खलीफा को भी एड्रियन स्मिथ ने ही डिजाइन किया था। बताया गया कि जद्दा टावर की 80 से ज्यादा मंजिलों की तामीर जो है वो फ्रंट एंड तो मैसी मुकम्मल कर चुके हैं। तो ये तमाम थे सूरत हाल हम देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज बड़ी अच्छी है, अब कुछ लोग ये समझते हैं कि जी इतनी बड़ी बुलंद और बाला इमारतें आप बना रहे से फायदा क्या है। देखिए ना, तवज्जो का मरकज बन रही है। आप अगर दुबई चले जाएं तो दुबई का बुर्ज खलीफा इतना मशहूर है, वो कहते हैं ना मैं तुझे बुर्ज खलीफा दिखाऊं, या वो इस तरह की बड़ी चीजें हम देख रहे हैं कि जी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मशहूर हो रही होती है। ये तो एक अलग सी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जी सयाहों की तवज्जो का मरकज भी है। जिस तरीके से हर साल हम देखें कि जी सयाहती मकामात तो हमारे तो पाकिस्तान में है, लेकिन ऐसे में आप देखें कि जी न्यू ईयर मनाने के लिए सब ही बुर्ज खलीफा का रुख करते हैं, दुबई चले जाते हैं। अब जो वहां पे जाहिर आप देखें कि फ्लाइट्स के जो रेट्स हैं, तवील से जो ना ये टाइटल सिर्फ और सिर्फ बुर्ज खलीफा के पास था, लेकिन अब ये टाइटल बुर्ज खलीफा से छिन जाएगा जब ये जद्दा टावर तैयार हो जाएगा, जिसकी अभी तक 80 मंजिलें तैयार कर ली गई हैं। और इसके अलावा फिर हम जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर न्यू ईयर हमारा भी सऊदीया में होगा। बिल्कुल ऐसा ही आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि बहुत खूबसूरत इमारत है, जब ये बन जाएगी तो फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, जहां दिफाई बात आ रही है, दिफाई मंसूबों की बात आ रही है, जहां पे हम देख रहे हैं कि जी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात आती है, वहीं हम देख रहे हैं कि जी आलमी सतह पर मुख्तलिफ खित्तों में इस वक्त जंग जारी है। इसी हवाले से अगर हम कनाडा को देखें तो कनाडा ने भी खबरदार कर दिया है, और वहीं ट्रंप की धमकियों के बाद अब कनाडा ने भी दिफाई तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ये मामला भी अब सामने आ रहा है कि मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि यूएसए के अलावा अगर दूसरे खित्ते देखें तो वहीं पर ही जंग के मामला सामने आ रहे हैं। एक जानिब ईरान के मामलात हैं, अफगानिस्तान के मामलात हैं, एशिया के अलग मामलात देख रहे हैं। फिर अगर आगे चलते हुए हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो इस वक्त अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा भी अब जंग की तैयारी में, और वो अब अपनी दिफाई जो कहते हैं कि सलाहियत उसको मनवाने के लिए तैयारियां कर रहा है। वाशिंगटन से ही खबर है जहां बताया जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद कनाडा ने दिफाई तैयारियां शुरू कर दी हैं। बरतानवी जरीदे के मुताबिक कनाडा ने अमेरिकी धमकियों को संजीदा ले लिया है, जबकि कनाडा की फौज ने अवाम को हंगामी हालात के लिए तैयार रहने पर भी जोर दे दिया है। जनरल गैरिगन कहती हैं कि कनाडा में वसाइल की कमी के बावजूद सिविल मिलिट्री तैयारियां जारी हैं। हंगामी हालात के लिए 65 साल तक के अफराद भी चाहिए। जंगी तैयारी के लिए भारी आलात, ड्रोन और साइबर ऑपरेटर्स की भी अशद जरूरत है। बताया जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की अमेरिका की तरफ से गिरफ्तारी और ग्रीनलैंड पर कब्जे के हवाले से ट्रंप की बढ़ती गुफ्तगू ने कनाडा को हिलाकर रख दिया। अच्छा, वैसे तो हमने ये देखा था गुज़िश्ता कुछ चंद रोज पहले जब पाक भारत जंग की बात हम कर रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप का बहुत अहम किरदार इसमें रहा। उन्होंने जंग रुकवाई और एक जानिब उन्होंने फ़लस्तीन और इसराइल की जंग में भी एक अहम किरदार अदा किया। अब जब बात आ जाती है नोबेल इनाम की तो उन्होंने खुद को मतलब उनको नामजद भी किया जा रहा था नोबेल इनाम के लिए। तो जब अब बात आ गई है उनकी अपनी मुल्की रियासतों के हवाले से तो उनका ये जो रवैया है ये समझ नहीं आ रहा, खतरनाक हो रहा है, खतरनाक होता जा रहा है। अक्सर और बेशतर जो है बहुत से लोग ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये भी एक पॉलिसी का हिस्सा है। शायद जो सियासी कहते हैं ना कि जी यू टर्न जिस तरह से होते हैं, तो ये भी एक सियासत में नया टर्न होगा जिसके बाद कुछ चीजें और खुल के सामने आएंगी। ऐसे में लेकिन
हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह आपने बताया ना कि जी नोबेल इनाम के लिए नामजद होने वाले जो डोनाल्ड ट्रंप है, अगर इस तरह की मामलात रहे, हो सकता है कि वो शायद, लेकिन अभी तक जो तजर्बाकार है जिनसे हमारी गुफ्तगू भी रहती है, तो वो हमें यही बताते हुए दिखाई देते हैं कि ये खुद जंग के लिए लोगों को पहले जो है वो उनमें इंतशार पैदा करते हैं, फिर उसके बाद उनको कहते हैं जी खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। तो ऐसे भी मामला तजर्बाकार बता रहे होते हैं कि ऐसा है कि आखिर में टैग लग जाता है कि जी इन्होंने जंग रुकवा दी। लेकिन जो ये कमेटी पूरी होती है जो कि नोबेल इनाम के लिए या नोबेल प्राइज के लिए जो लोग पूरे समझने के डिपार्टमेंट बैठे हुए होते हैं और बैठ के जो इनका तखमीना लगा रहे होते हैं या इनके लिए जो इनकी रिसर्च कर रहे होते हैं कि जी आया मामला कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, तो उनके मुताबिक ये बताया जाता है कि जी अब तक की सूरत हाल ऐसी है कि जी जंग करवा दो, उसके बाद उसको रुकवा दो, बोले कि जी मैंने रोक दिया क्रेडिट लेने। तो ये भी मामला, लेकिन ये देखिए अभी जहां हम दुनिया में अमन की बात कर रहे हैं, अमन का पैगाम पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा उनका यही कहना रहा है कि मैंने दुनिया में जंगें रुकवाई हैं और मैं अमन का हामी हूं। तो जब वो अपने ही मुल्क की रियासतों की बात आ जाती है तो फिर उनका इस तरह का रवैया जो है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, और आने वाले वक्तों में हमें भी ग्रीन क्या कहते हैं सिग्नल उनकी जानिब से मिल रहा है। दूसरों, बिल्कुल ऐसा ही है, दूसरों को नसीहतें करते हैं, लेकिन जब अपनी ही मुल्क की बात आ जाए तो फिर वो जंग और इस तरह की चीजों में लग जाते हैं। तो ये दोहरा रवैया जो है ना, इससे उनको गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन दोहरा रवैया तो होगा ना, जब सियासत होती है तो फिर दोहरे रवैये होते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जी सियासत में आने के बाद जब लोग कोई बात कर देते हैं तो फिर वो ये भी बात कहते हैं कि जी मेरा सियासी बयान था या मेरे अमली बयान नहीं था, तो ये भी मामला सामने आ रहे होते हैं। जी नेक्स्ट स्टोरी की जाने पड़ जाए। बिल्कुल हमारे पास नेक्स्ट स्टोरी है चैटबॉट ग्रोक पर पाबंदी का जो है ना वो आयद कर दी गई है। जकार्ता में इंडोनेशिया ने फहाश मवाद की इशाअत की खदशात के पेश नजर एलन मस्क की एआई चैटबॉट ग्रोक की सर्विस पर पाबंदी लगा दी है। ये चैटबॉट की आप बात कर रही हैं, जो चैटबॉट है इसके हवाले से अगर हम बताएं, ग्रोक के नाम से बनाई गई है ना ये जो चैटबॉट है। जिस तरह हमने उस दिन भी आपसे हम लोग बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जिस तरह हम बहुत सारी चीजों में आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे, ऐसे में लेकिन वही खदशात सामने आते हैं कि जी इसका कोई नेगेटिव इस्तेमाल तो नहीं होगा। तो जिस तरह टिकटॉक पे हम देखते हैं कि जहाँ पे टिकटॉक पे अक्सर बैन कर दी जाती है, अक्सर टिकटॉकर्स जो है वो हम देखते हैं कि फहाश जो मवाद है वो भी अपनी आईडीज के थ्रू जो है वो डाल रहे होते हैं। अक्सर हमने देखा कि दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात भी नजर आने लगे, जिसकी वजह से टिकटॉक भी मुख्तलिफ समझने के अदवार में बंद किया गया। ऐसे अच्छा, इस तरह के जो एप्स होते हैं या जो इस तरह की एप्स बनाने वाली कंपनीज हैं, जैसे हम मेटा की बात करें या दूसरी जो भी कंपनीज हैं जो कि चैट जीपीटी हो गया या चैटबॉट हो गया, तो इनके पास क्या इस तरह का कोई खुद का सिस्टम नहीं होता जो इस तरह की चीज़ों पर खुद से नज़र रखें या उनको रोकने की कोशिश करें, या जिस तरह के फहाश मवाद की वो बात कर रहे हैं या जो भी है, तो इन चीज़ों में खुद का एक सिस्टम होना चाहिए जो कि उन चीज़ों को खुद ब खुद ब्लॉक कर दे। बिल्कुल, अब एआई की हम बात करते हैं तो वहाँ यही टेक्नोलॉजी ठीक है बहुत है, बहुत आगे तक आ गई, लेकिन डेफिनेटली इसके लिए फिर एक बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए, बहुत बड़ा समझने आपको डेटाबेस, सारी चीज़ें चाहिए। हर टेक्नोलॉजी का जहाँ सही इस्तेमाल हो रहा है, अब जो गलत इस्तेमाल होता है तो फिर उसके हवाले भी अगर हम देखें तो अब उसके खिलाफ भी पाकिस्तान में तो कार्रवाई हो रही है। साइबर एजेंसीज हम देखें कि बन चुकी हैं, और अगर साइबर क्राइम कोई करता है तो उसके खिलाफ भी अब तहकीकात भी होती है, मुकदमात भी होते हैं। ऐसे ही अब दूसरे मुल्कों में भी यही हो रहा है, लेकिन जहां पर बात होती है कि कुछ चीज कंट्रोल से अगर रुक जाए या बाहर चली जाए, हाँ, अब वहां पे एक और भी चीज है कि प्राइवेसी के भी इश्यूज आ रहे होते हैं। कुछ ऐसी हमने देखी एप्लीकेशंस जिसमें आप प्राइवेसी लगाने के बाद सिर्फ वो उस कंपनी की ऐप तक भी आपकी वीडियो से तस्वीरें नहीं जा रही होती, वो जिस के साथ आप कनेक्टेड होते हैं वहीं तक वो सारी चीजें महदूद होती है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। लिहाजा अब जो है ये बात सामने आ रही है कि इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है, जहां ऑनलाइन फहश या नामुनासिब मवाद पर सख्त कवानीन है, इसलिए हुकूमत ने फौरी एक्शन लेते हुए यहाँ तक जो रसाई है ग्रोक की उसे रोक दिया गया। चलिए, ये तो अच्छा इकदाम है, क्योंकि देखिए नौजवान नस्ल जितनी तेजी से एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, जहाँ उसके मुस्बत फायदे वहाँ उसके मनफी भी असरात नजर आते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ों पर पाबंदी है, और मुस्लिम ममालिक की जहाँ तक बात करें तो इंडोनेशिया भी एक मुस्लिम मुल्क है, तो वो अपनी नौजवान नस्ल को ज़ाहिर खराब होने से बचाएंगे। और नेक्स्ट स्टोरी की
जाने पड़ जाए। चलें जी, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे वक्त हमें ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे से जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम, जिसका नाम है मेट्रो लाइट। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी है और हम बात कर रहे थे इंडोनेशिया में कुछ पाबंदियों के हवाले से, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के हवाले से। और वो क्या बात है जी? अब जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि बैरूनी मुल्क में पाकिस्तानियों ने अब तक कितना अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है पाकिस्तान, इसके हवाले से। और बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा अमाउंट है जो कि पाकिस्तान ट्रांसफर हुआ है। बताया जा रहा है 40.18 अरब डॉलर वतन भेजे गए हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम है। रिडेम्पशन की हम बात करते हैं, हम वही दूसरी जानिब देखते हैं कि जी रिसीव्स की बात हो रही होती है, जहां हम देखते हैं कि जी पाकिस्तान में जो लोग बाहर मुल्क में रहते हैं, हम ये तो देखते हैं कि जी पाकिस्तान से लोग, कल जिस तरह हमने स्टोरी बताई कि लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए, लेकिन जो रिटर्न में हमारे पास आ रहा है, जो हमारे पास हम देख रहे हैं कि जी हमारे पास वतन पैसे कितने ज्यादा यहाँ आ रहे हैं। जी डॉलर्स की बात की जा रही, 40 या 41 अरब डॉलर की बात हो रही है कि जो पाकिस्तान आए हैं। स्टेट बैंक के हवाले से बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक ने बैरून मुल्क से भेजी गई तरसीलात की तफसीलात भी जारी कर दी हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने दिसंबर में 3.58 अरब डॉलर वतन भेजे थे, जिनमें से सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने दिसंबर में 81 करोड़ डॉलर भेजे। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात ने 72 करोड़, बरतानिया में रहने वाले जो शहरी उन्होंने 56 करोड़ और यूरोपीय ममालिक में से 49 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भेजे गए हैं। दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 2025 में 40.18 अरब डॉलर भी भेजे हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। और मरकजी बैंक का ये भी बताना है कि 2025 की कम तरीन तरसीलात ज़र जनवरी में 3 अरब डॉलर रही। मार्च 2025 में साल की सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र यानी 4.05 अरब डॉलर रही है, जबकि साल 2025 की औसतन माहाना वर्कर्स तरसीलात जो है वो 3.34 अरब डॉलर रही है। तो हम जैसे कि उस दिन भी हम बात कर रहे थे, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके हवाले से बात की और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बहुत फख्र है कि हमारे जितने भी मुल्क से बाहर लोग हैं उनकी सपोर्ट के बगैर जो वो मुल्क है ना, वो वहां रहकर भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और जो यहाँ रह रहे हैं वो तो उनकी तो सपोर्ट हमारे साथ है ही। क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। और अब तरसीलात ज़र की जिस तरह बात आती है उसी तरह जो अब ये जो तरसीलात आ रही हैं इसके साथ पूरे पाकिस्तान को ही फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम अक्सर अभी हम बात कर रहे थे तरक्याती मंसूबों की, वही हम देख रहे हैं कि जी एक नई पॉलिसी आ चुकी है प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से। ऐसे में जो है वो हम ये भी देखते हैं कि जी निजकारी के मामला सामने आते हैं। फिर वहां हमने देखा कि जी एक होता है हथौड़ा और जी बोलियां लगाई जा रही होती है, नीलामी हो रही होती है। और अब भी हम बात करेंगे नीलामी के हवाले से, क्योंकि अब पीएसएल का बुखार पूरे पाकिस्तान में आने वाला है। अब ये जो पीएसएल का जो बुखार पूरे पाकिस्तान में आएगा वो रमजान के बिल्कुल आखिर में शुरू हो जाएगा। ऐसे में पूरी जो टीमों की हम बात करें तो पीएसएल मैचेस की जो टीमें हैं उसमें इजाफा किया गया, क्योंकि शायकीन क्रिकेट भी बहुत है फरा। और अब लोग कहते हैं कि जी हम अपनी कहते हैं जी लाहौर है, लाहौर नहीं वेखिया तो कुछ नहीं वेखिया। इसी तरीके से कराची है, कराची में तो जौहर भी है। हमारे मुल्क में पीएसएल जो है ना वो एक यूं समझे कि एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। हर तरफ एक ना जश्न का समा होता है और लोग दीवानों की तरह, जैसे लड़कों की अगर मैं बात करूं, नौजवान जो लड़के हमारे, उनमें तो क्रिकेट का एक अलग ही बुखार हमने देखा है ना। बिल्कुल सबसे ज्यादा जो है पाकिस्तान में अगर हम देखें कि लोगों को जो पसंद है वो क्रिकेट बहुत पसंद है। और ऐसे में हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज लोग बन जाते हैं भाई, एक एक मैच खेलने के बाद हम देखते हैं कि जी उनको एड भी मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जी फिर जो एक्टर्स और दूसरे लोग हैं उनकी तो छुट्टी हो जाती है। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि जी मुल्तान सुल्तान की बात करें, हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, हम अगर इसके अलावा जो है वो लाहौर कलंदर्स की बात करें, या अगर हम अब देख रहे हैं तो हैदराबाद के हवाले से भी टीम जो है वो आ चुकी है, नई टीम। 175 करोड़ रुपए के हवाले से बताया गया था कि नीलामी हुई थी। अब उसके बाद हमने देखा कि एक और टीम थी जो कि 185 करोड़ के हवाले से उसके हवाले से नीलामी की गई, बोली लगाई गई। लेकिन अब बात हो रही है मुल्तान सुल्तान की और उसकी भी नीलामी का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान की भी नीलामी का फैसला कर लिया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि खास करके पीसीबी ने पीएसएल 11 में मुल्तान सुल्तान के मामला खुद चलाने का ऐलान किया था, जबकि अब नई पेशरफ्त के मुताबिक पीसीबी अब मुल्तान सुल्तान को भी
फरोख्त करेगा। ये मामला सामने आ रहा है। जराये के मुताबिक ये भी बताया गया कि पीएसएल की 2 नई टीमों की ऑक्शन पीसीबी की तवक्कात से बढ़कर रही हैं, जबकि 2 नई टीमों की अच्छी कीमत मिलने की वजह से मुल्तान सुल्तान्स की भी ऑक्शन का फैसला किया गया। मुझे तो लगता है आने वाले वक्तों में शायद सारी टीम्स की जो है ऑक्शन किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह 2 नई टीमों के लिए ऑक्शन किया गया और एक अच्छा जो है वो अमाउंट समझ ले कि वो नीलामी के बाद अच्छा वैसे भी तो 11 कितने 8-11 टीमें हो गई हैं हमारे पास 8 से। अब ये है कि जितनी टीम्स बढ़ती जाएंगी तो देखने का मजा भी उतना ही आएगा। और आपकी कौन सी फेवरेट है वैसे? अच्छा जी, मेरी जो फेवरेट टीम है वो वैसे इस्लामाबाद है, और दूसरी जानिब में अगर सपोर्ट करता हूं तो मैं कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहा होता हूं। आप बताएं आपकी कौन सी फेवरेट? अभी हैदराबाद की जो टीम है ना वो अभी थोड़ा सा मुझे लगेगा थोड़ा उसको काम करने की जरूरत होगी, जरा नया अभी है, तो वैसे मैं जो अगर सपोर्ट करूंगी तो कराची किंग्स को ही करूंगी। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जी जो अगर हम नाम के टैग्स देखें हैदराबाद की टीम है, तो ऐसा नहीं कि हैदराबाद की टीम है तो हैदराबाद, लेकिन मायने ये रखता है कि उसमें खेल कौन रहा है। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि वो तो एक नाम मंसूब कर दिया हैदराबाद की टीम, क्योंकि हमारा एक कल्चर है हैदराबाद। हम देखें तो सूबा सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, तो ऐसे में टीम तो बननी जरूरी थी, लेकिन ऐसे में उसको लीड कौन करेगा, कौन से प्लेयर्स खेलेंगे, तो प्लेयर्स खेलेंगे, ये तो वक्त ही जो है ना वक्त बताएगा। लेकिन ये कि एक अच्छा मौका होगा, एक अच्छा खुशगवार माहौल होगा, तो सबने पीएसएल को ज्वाइन भी करना है, पीएसएल में जाना भी है। टीमें ज्यादा हैं तो खेल का मजा भी ज्यादा है। अब ये जो समझ ले कि जो फेस्टिव है ये एक बहुत लॉन्ग टर्म पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि हैदराबाद बस। लेकिन एक चीज ये हुकूमत सिंध से गुजारिश है कि अगर स्टेडियम में मैचेस करवा रहे हैं तो जी जितनी भी आवाम है उनका ख्याल रखा जाए, खास करके यूनिवर्सिटी रोड को पहले बना दिया जाए ताकि किसी किस्म की दिक्कत और परेशानी ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद और सियालकोट की जो नई टीमें हैं ये जो पीएसएल का 11वां एडिशन है उनके लिए अच्छा साबित हो और आगे भी वो अच्छा काम करते रहे। तो नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ जाए। चलें जी नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ जाते हैं। और ये जो स्टोरी है ना ये मैं कहती हूँ हर लड़की का ख्वाब भी होगा एक तरह से, जिस तरह से वो अपने ख्यालात का इजहार करें। हम बात करें पाकिस्तानी अदाकारा, तो कभी-कभी पूरे हो जाते हैं, हमेशा नहीं, पर अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, तो अच्छी भी पूरे भी हो जाते हैं। हम बात करें पाकिस्तानी अदाकारा हरीम फारूक के हवाले से। उनका कहना है कि चाहती हूँ कि कोई शहजादा आए और मुझे बग्गी पर बिठा कर ले जाए। पाकिस्तानी अदाकारा हरीम फारूक ने अपने लाइफ पार्टनर से मुतालिक लफ्ज़ुशाई की है। अदाकारा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने मुस्तकबिल में होने वाले लाइफ पार्टनर के हवाले से गुफ्तगू की है। हरीम फारूक ने कहा कि बहुत फिल्मी हूँ, चाहती हूँ कि कोई शहजादा आए और मुझे बग्गी पर बिठा कर ले जाए। उन्होंने कहा कि मैं काफी रोमानवी इंसान हूँ, मैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है और टाइटैनिक की बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या बात है भाई। और वो कहते हैं ना कि जी मुझे साजन के घर जाना है, तो भाई चले जाएं। और अगर बग्गी की बात हो रही तो वो बग्गी कैसी होगी, अब तो ये भी बताना जरूरी है हरीम फारूकी से। अब हमारा भी यही सवाल होगा कि जी अगर बग्गी में आप जाना चाहती हैं तो कौन सी वाली बग्गी है, ऐसी कैसी बग्गी? अब तो नहीं आती, वो तो सिंड्रेला के दौर में कस्टमाइज करवा लेंगे। नहीं पहले वो एक हम देखते थे सिंड्रेला के दौर में बग्गी आती थी, चार उसमें वो कह तो रही है कि मैं बहुत ज्यादा फिल्मी हूँ और वो उनकी जो जिंदगी पे असर है ना वो उस तरह की मूवीज का रहा है। जैसे टाइटैनिक की अगर हम बात करें, अपने वक्तों की बहुत रोमांटिक मूवीज रही हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और उसके अलावा तो लड़कियां वैसे भी जो है ना वो इस तरह की ख्वाहिशात रखती हैं कि कोई शहजादा आएगा और उनको बग्गी पे और घोड़े पे एक और इंटरेस्टिंग बात है हरीम फारूकी की, वो ये है कि दिल टूटने के ऊपर सवाल पूछा गया, क्या कभी दिल टूटा है? तो वो कहती हैं कि हाँ, दिल टूटते हुए लगता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। 1 महीने तक मुझे भी ऐसा ही लगा, इसके बाद मैंने लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसके बाद इंसान बदल जाता है। अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। खैर ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज है तमाम लड़कियों के लिए, वो तमाम लड़कियां जिनका अगर दिल टूट गया है तो भाई 1 महीने में अपने दिल को रिपेयर करवा लें, जिस तरीके से रिपेयर किया है हरीम फारूकी ने। वो वाला गाना सुना है मैंने? सही है जी। तो वो उसमें भी आप वो गाना आप लोग लड़कियां अगर सुनेंगी तो उनको मोटिवेशन मिलेगी। वो गाना बहुत अच्छा है। बात है। सुबह सुबह मोटिवेट करने के लिए कह रही जी गाने सुनना। अरे गाना अच्छा है ना, आप सुनिएगा ना। सही है। अगर भाई आपका भी दिल टूटा है, जितने भी लोग हैं, मैं अभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा इसमें, लड़कियां हैं लड़के हैं जिनका भी दिल टूटा है, भाई 1 महीने तक अपने आप को जरा सेटल कर लें, 1 महीना गम मना लें, अपनी इंस्टा स्टोरीज के ऊपर गमगीन चीजें लगा दें, 1 महीने बाद चिल करें, थोड़ा सा गैप लें, कहीं घूम फिर कर आ जाएं और फिर अपनी जिंदगी का दोबारा से आगाज करें। ऐसे ही है। चले भाई, गुड हो गया। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ जाते हैं। हाँ जी, अब वही वाली बात है कि जहां हमने अभी ग्रुप्स के हवाले से कहा था कि जी कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, कुछ ना कुछ जब इंफॉर्मेशन कोई एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो उस प्लेटफॉर्म पे जहां अच्छी चीजें होती हैं बुरी चीजें भी होती हैं।
जाती हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पे तो हम कहते हैं कि ज्यादातर छोटी छोटी चीजें होती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो ऐड बनाए जाते हैं, जब ऐड आप दे देते हैं और उसके बाद जब आपके पास ऑर्डर आ जाता है, फिर ऑर्डर के बाद जब आपके पास चीज आती है वो चीज वैसी नहीं निकलती, वो फेक हो जाती है। ऐसे ही कुछ ऐसी स्टोरी है कुछ? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अभी गुज़श्ता कुछ दिनों पहले आबिदा परवीन के हवाले से उनकी वफात की खबरें सोशल मीडिया पर जो है वो गर्दिश करती हुई नजर आ रही थी। फिर उसके बाद उनकी बेटी की जानिब से जो है वो इस बात को मतलब सोशल मीडिया पे जो गर्दिश कर रही थी, उन्होंने इन अफवाहों को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि उनकी वालिदा बिल्कुल खैरियत से हैं और सेहतमंद हैं। आबिदा परवीन की बेटी ने सूरत हाल की वजाहत करते हुए कहा कि लेजेंडरी गुलकारा के इंतकाल की खबरें सरासर गलत हैं। उन्होंने बताया कि लाहौर के इलाके दिलगिरान चौक में खातून का इंतकाल हुआ था जिनका नाम भी आबिदा परवीन था, जिसके बाइस गलतफहमी पैदा हुई और ये खबरें मुकम्मल तौर पर झूठी हैं। मेरी वालिदा की वफात से मुतालिक गलत इतलात फैलाकर मदाहों को गुमराह किया जा रहा था। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरीके से हम देखते हैं अक्सर मोटिवेशनल, अगर आपने क्लासेस ली हो या अगर आप किसी सेमिनार में गए हो, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि एक इन्फॉर्मेशन किसी एक के कान में जो है ना कही जाती है, वहाँ कतार में बना के सबको खड़ा किया जाता है, फिर वो कहते हैं ये इन्फॉर्मेशन आप दूसरे को दे, तीसरे को दे। तो वो जो बात कही जाती है, जब वो आखिरी वाले शख्स से पूछी जाती है तो बिल्कुल ऑपोजिट होती है। तो इसी तरीके से आबिदा साहिबा जो भी थी, जो कि जिनका इंतकाल हो गया है, तो जी हम उनके लिए भी दुआगो हैं। लेकिन उसके साथ साथ आबिदा परवीन के हवाले से जो झूठी खबरें फैलाई गई या सोशल मीडिया की जीनत बन गई, या हम ये बोलेंगे कि टॉप ट्रेंड पर आ गई, तो ऐसे में हमने देखा कि वजीर सकाफत जो है उनकी तरफ से भी एक बयान जारी किया गया। उन्होंने भी कहा कि जी जनाब ये झूठी खबरें हैं, इस पर ध्यान ना दिया जाए और ऐसी भाई कोशिश क्या करें कि पहले वेरीफाई कर लें किसी भी सेलिब्रिटी या किसी भी ऐसी शख्सियत जो सोशल मीडिया पे जितनी भी खबरें गर्दिश कर रही होती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो जाहिर है वो सच नहीं होती है। पहले उनकी तस्दीक कर लिया करें और उसके बाद उस पर तबसरा या तनकीद या जो भी आपने अपना राय देनी है वो दे दिया करें। बिल्कुल। तो अब इसके बाद हमारे पास टाइम, अच्छा जी, वक्त भी बहुत मुख्तसर सा है। और क्योंकि मुझे सबसे अच्छी स्टोरी जो है ना वो हरीम फारूकी वाली लगी, जिसमें उन्होंने बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज दिया। वो इसलिए इनको अच्छी लगी थी क्योंकि वो किसी वक्त में कहीं किसी वक्त में वो इनकी क्रश रही थी। बहुत अच्छी, मुझे पसंद आती है, बहुत अच्छी है, उनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी है। और दूसरी जानिब हम उनके लिए भी यही कहेंगे कि जी आने वाले वक्तों में अगर वो इस तरह के ख्वाब देख रही हैं तो भाई वो सच हो जाएं। और इसके साथ साथ नेक तमन्नाएं और नेक दुआएं हमारी उनके साथ हैं। और इसके साथ साथ हम भी अब इजाजत की जानिब बढ़ रहे हैं। तो जी आज के प्रोग्राम में इतना ही, और इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने और हमें हमारा साथ दिया तो हम कल भी आपके साथ जरूर मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज कि जी हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा, क्योंकि ये जो फीडबैक जो है ना वो खास करके जो है ना हम देख रहे होते हैं कि समझ लें कल की स्टोरी देंगे, लेकिन सुहेल आफरीदी की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर आजकल बड़ा टॉप ट्रेंड में बने हुए, कराची भी आए हुए, उनके हवाले से भी बहुत सारी हम बात आपको कल बताएंगे। लेकिन अब जो सुहेल हमारे साथ होते हैं ना, सुहेल ने कुछ हमारे लिए शायरी लिखी है। बिल्कुल ऐसा ही है। सुहेल आफरीदी रोजाना हमारे लिए कुछ ना कुछ लिखते हैं, कभी कोई पैकेज लेकर आ जाते हैं, कभी हम देखते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ दे देते हैं। तो भाई ऐसी जो चीजें हैं वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अभी से अनाउंस कर दें कि कल जो है ना हम आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं। तो भाई कल का अभी आप वेट कीजिए, कल जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी से एक स्टोरी भी आ जाएगी सुहेल की तरफ से, तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।